हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र मैथ पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 1 के पूछे हुए टोटल सवाल होंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से आपके पेडागोजी सेक्शन स्टार्ट हुए हैं और उसके पहले जो है प्रॉपर मैथ्स जो है आपके 31 से स्टार्ट हो चुके हैं, बट मैं आज जो डिस्कस करूंगी ओनली पेडागोजी सेक्शन। क्वेश्चन दिए गए हैं, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, पहले ऑप्शन है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। दूसरे ऑप्शन है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चौथे ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। देखिए, सिंपल सी बात है, त्योहारों के समय सभी क्रय विक्रय करते हैं, खरीद बिक्री सभी लोग करते हैं, तो खरीद बिक्री करने पर प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त होती है। कुछ भी हो सकते हैं, या तो परसेंटेज में लाभ होंगे या फिर परसेंटेज में हानि होंगी। कक्षा में एक दूसरे के विचारों को सुनने से क्या होती है, विद्यार्थी की तर्क शक्ति जो होती है बढ़ती है और सोच विकसित होती है, इसलिए नए नए तर्क विकसित करने में प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों में उच्च विचारों का विकास होगा। त्योहार के समय कक्षा में तर्क करना लाभप्रद होता है क्योंकि इससे विद्यार्थी किसी भी प्रकार के लाभ और हानि को समझ सकते हैं। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछे जा रहे हैं, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, क्या है? वर्ग पहेली, दूसरे ऑप्शन है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, तीसरे ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, चौथे ऑप्शन है भूमिका निर्वाह रोल प्ले। राइट, सर्वेक्षण आधारित परियोजना में विद्यार्थी द्वारा इकट्ठे जो किए गए आंकड़े होते हैं, उनसे निकाले गए विभिन्न आंकड़ों के, कई प्रकार के जो आंकड़ों होते हैं, उसके बिना विश्लेषण किए ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए उनकी समझ का आकलन करने का यह सर्वोत्तम आपके जो होंगे रूपात्मक उदाहरण है। राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए पहले ऑप्शन है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, दूसरे ऑप्शन है चॉक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में, तीसरे ऑप्शन जो है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, चौथे ऑप्शन है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ये 4 ऑप्शन है। राइट, देखिए यहाँ आपके पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन, तो यहाँ राइट आंसर हमारे क्या होंगे, बच्चा सामाजिक अनुकरण और गतिविधियों से जल्दी सीखता है, ये पियाजे का विश्वास था। ओके, और पियाजे के सामाजिक अनुदेशन के अनुसार शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करके बच्चों को शीघ्र सिखा सकता है। राइट, हमारे राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछे गए हैं,
उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, उमा पहले ऑप्शन है श्रव्य विद्यार्थी है, दूसरे ऑप्शन है को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, तीसरे ऑप्शन है चक्षुष विद्यार्थी शिक्षार्थी है और चौथे ऑप्शन जो है कायिक गतिक शिक्षार्थी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट। उमा जो है सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, इसलिए उमा को यह संकल्पना समझाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए दिखाया गया है 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर ये देखिए, इस निशान को वो चिन्हित कर देता है। सवाल और आगे हैं, आपके ऑप्शन है, सवाल आप देख चुके हैं। गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। दूसरा है, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में है। तीसरे ऑप्शन है सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को ही सही चिन्हित किया है। चौथे ऑप्शन है गलत है क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, राइट। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ओके, अब देखिए प्रदीप को क्या हो रहा है, जो रूलर टूटा हुआ प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रदीप 2 से पहले चिन्ह को नहीं गिन सकता है, इसलिए प्रदीप को 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 तक चिन्हित करना था, क्योंकि वांछनीय चिन्ह है, राइट। तो क्या हो जाएंगे आंसर, राइट आंसर होंगे गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है, राइट। हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, तभी तो चिन्हित कर पाएगा। अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न खाली स्थान की मांग करते हैं। किस चीज की मांग करते हैं? 4 ऑप्शन है, संकेत और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों, नियमों और सूत्रों के ज्ञान, चौथे ऑप्शन है एल्गोरिदम के ज्ञान। कुछ सीमा तक क्या है? कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है और उच्च क्रमीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गहन चिंतन की और उसमें कौशल की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें ज्ञान को विकसित करने के लिए उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करनी चाहिए, राइट। हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछे गए हैं, हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। क्या है? 21 भागा 7, 2.1 भागा 0.7, 0.21 भागा 0.07, 0.021 भागा 0.007, ये देखिए दिए गए। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि शिक्षार्थी यह अवलोकन कर सकें कि
यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और उसको 10 से गुना किया जाए तो गुणनफल समान रहता है। जब एक भाजक को 10 से घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहती है। ये 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ क्या होगा। हामिदा अपने विद्यार्थियों को जो अवलोकन और परिकल्पना देती है उससे यह परिकल्पना निकलती है कि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाने पर भागफल क्या होगा, समान रहता है। जैसे कि 21 भागा 7 आपको प्रश्न पर लेके चलते हैं। जैसे देखिए ये 21 भागा 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2.1 भागा 0.7 कितना होगा, 3 होगा। 0.21 भागा 0.07 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0.021 भागा 0.007 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझ चुके होंगे आप लोग। तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल क्या होता है, समान रहता है, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, क्या हो सकता है इसका कारण, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। चौथे ऑप्शन है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। ओके, इसमें क्या होंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या जो 1/2 भागा 1/3 है उसको बड़े सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी आधे केक में तिहाई भाग के कितने टुकड़े हो सकते हैं ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इससे यह अवधारणा निकलेगी कि विद्यार्थियों को भिन्न पर संक्रियाएं बिना किसी संदर्भीकरण और बिना भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, जिसके कारण विद्यार्थी केक के टुकड़ों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर हमारे बन जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 46, ये देखिए प्रश्न है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 क्या है, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। चरण 2 में दिए गए हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3 है, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक के पाठ का विकास कर रहा शिक्षक खाली स्थान के पाठ का विकास कर रहा है। किसका कर रहा है, पहले ऑप्शन है परिकलन प्रक्रिया, व्यवस्था, संकल्पना, संक्रिया। दूसरे हैं व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। तीसरे ऑप्शन है व्यवस्था, संकल्पना, संक्रिया, परिकलन प्रक्रिया। चौथे ऑप्शन है संक्रिया, व्यवस्था, संकल्पना और परिकलन प्रक्रिया। देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को चरण जो फर्स्ट है, पहला चरण है, उसमें स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करके व्यवस्था संकल्पना की अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है, व्यवस्था संकल्पना। किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में हमें ये देख रहे हैं। ओके, सॉरी, तो
ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में ऐसा हम लोग देख रहे हैं। व्यवस्था संकल्पना सबसे पहले हो जाएगा। चरण दूसरे में क्या कर रहा है, अध्यापक विद्यार्थियों को यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है तथा टैली चिन्हों का प्रयोग कर सकता है। तो यह क्या हो गया, अवधारणा परिकलन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, यह जो अवधारणा है परिकलन प्रक्रिया। तो दूसरा कहाँ मिल रहा है, हमें दूसरे ऑप्शन में मिल रहे हैं। और तीसरा जो है आपके तीसरे में क्या कह रहा है, चरण तीसरे में अध्यापक विद्यार्थियों को यह बताता है कि स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करके संक्रिया की अवधारणा को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। व्यवस्था संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और तीसरे संक्रिया। राइट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। पहले ऑप्शन है अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, दूसरे ऑप्शन है निगमन स्तर पर है, तीसरे ऑप्शन है चाक्षुषीकरण के स्तर पर है और चौथे ऑप्शन है विश्लेषणात्मक स्तर पर है। हम लोग यहाँ बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए विश्लेषणात्मक स्तर पर अवलोकन करेंगे और कई आकृति खींचते हैं और कोनों के माप ज्ञात करके यह ज्ञात करेंगे कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा यह अवधारणा ज्ञात करना बिना विश्लेषणात्मक स्तर के संभव नहीं होंगे। ओके, तो राइट आंसर हमारे विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? पहले ऑप्शन है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, दूसरे ऑप्शन है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तीसरे ऑप्शन आपके हैं विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना और चौथे ऑप्शन जो आपके हैं विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। राइट, देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने में शिक्षिका की जो यह अवधारणा है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज समझने के लिए विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 49, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। पहले ऑप्शन है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और दूसरे ऑप्शन है रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। दूसरे ऑप्शन है रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तीसरे ऑप्शन है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। चौथा ऑप्शन है सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। अब इसमें हमें पूछे जा रहे हैं इसमें राइट आंसर क्या होंगे। तो शिक्षक की अवधारणा है कि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ का अध्ययन करने से शिक्षार्थी रेखा तथा किरण में तथा किरण तथा रेखा में तथा रेखाखंड और रेखा में अंतर को स्पष्ट कर सकता है और रेखा और किरण और रेखाखंड को परिभाषित भी कर सकता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित भी कर सकता है।
ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछे गए किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। दूसरा ऑप्शन है अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन है मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर हैं इसमें, ठीक है। इसके चौथे ऑप्शन है बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग आंसर हमारा जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त होंगे। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें 24 किन्हीं दो संख्याओं को गुना करके प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त कर लेंगे? अगर हम लोग लिखते हैं, यहां मैं नोट डाउन करूं, 3 गुना 8 प्राप्त हो गया 24। उसी प्रकार से अगर हम लोग लिखते हैं 6 गुना 4 क्या प्राप्त हुआ? 24। ओके, चलिए थोड़ा मिनिमाइज मैं कर लूं। हाँ, उसी तरीके से अगर 12 गुना 2 बात करूं, 12 गुना 2, ये 21 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना होगा। ये देखिए 24। उसी तरीके से 12 गुना 2 क्या हो जाएगा? ये भी आपके आंसर 24 होंगे। कितने आंसर आपके हुए? कोई एक है, फिक्स है कि आपका यही आंसर होगा? कोई भी आंसर आपका हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन यहाँ आपको 40,082 लिखता है, लिखने में दिक्कत हो रहा है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? पहले ऑप्शन है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरे है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तीसरा ऑप्शन है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। चौथे ऑप्शन है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें कि कक्षा 3 का ये बच्चा है, 482 को 482 ही पढ़ता है और लिखने में क्या करता है? 40,082 लिखता है। इससे शिक्षक के लिए स्पष्ट संकेत क्या प्राप्त हो रहे हैं? यह प्राप्त हो रहा है कि बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन संख्याओं के स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वह संख्यात्मक मान को स्पष्ट करने में कमजोर है। राइट आंसर हमारे जो होंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 जोड़ 2 या 4 बराबर 1 जोड़ 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? पहले ऑप्शन है गुणनखंडीय अवस्था, दूसरे हैं संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे हैं परिमाणात्मक अवस्था और चौथे ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था। यहाँ हम लोग बात करते हैं तो शैलजा के बारे में बात हो रही है। संख्या की संक्रिय अवस्था द्वारा शैलजा कई तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती हैं। इसके माध्यम से वह संख्या 4 को कई संक्रियाओं को समझकर उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर रही है। जैसे क्या कर रही है? 4 बराबर 2 जोड़ 2, 4 बराबर 1 जोड़ 2 लिख रही है। तो क्या होंगे? राइट आंसर हमारे होंगे संक्रिय अवस्था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर होंगे। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर सीटेट गणित शिक्षा शास्त्र नवंबर 2012 के पूछे हुए टोटल सवाल हम लोगों ने आज हल किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो
को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। और प्रॉपर मैथ्स के लिए आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।